हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं क्लास 10th साइंस का यह 7वां अध्याय, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया इसमें समझने वाले हैं और कैसे कैसे जनन होता है सब कुछ समझेंगे बेहतरीन रंगीन नोट्स के साथ। आप देख सकते हैं इसमें चित्रों के माध्यम से, ठीक है। इसमें चित्रों के माध्यम से हम समझने वाले हैं, जिसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहले तो हम पढ़ेंगे डीएनए, ठीक है। हम पढ़ेंगे डीएनए और फिर विभिन्नता का महत्व पढ़ेंगे, लैंगिक और अलैंगिक जनन पढ़ेंगे और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं पुष्प पढ़ने वाले हैं और परागन पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी जानकारी लेके जाइएगा, जिससे आपको परीक्षा में कोई समस्या ना हो और आपके नंबर भी अच्छे आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वनस्पतियों में जनन कैसे होता है। तो वनस्पति में जनन, वनस्पतियों में बीज, फूल, फल, तना, पत्ती या जड़ के द्वारा जनन करती है। जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो है पत्तियों द्वारा, फल द्वारा, जो बीज होते हैं उनके द्वारा, और फूल द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, सभी तरह से जनन हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, एक कोशिकीय जीव में जनन। एक कोशिकीय जीव में जनन कैसे होता है। ये जीव साधारण विभाजन द्वारा जनन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक जीव है, वो इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ पर अब सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वो इस तरीके से दो हिस्सों में बंटना शुरू करेगा। यहाँ से वो इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, और बंटने के बाद वो दो हिस्से में बंट जाता है, ठीक है। एक ही जीव है, वह दो हिस्सों में बंटते बंटते दो जीव ही बन जाता है। तो एक कोशिकीय जीव में इस तरीके का विभाजन होता है, ठीक है। इसके बाद समझेंगे क्या है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, समझिएगा। देखिए, जंतुओं में जनन प्रायः दो प्रकार के जनन करते हैं, जैसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जंतुओं में दो प्रकार के जनन होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। तो जनन का महत्व क्या है। जनन से नई संतान उत्पन्न होती है और प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। यदि कोई जीव जनन ना करे, प्रजनन ना करे, तो क्या होगा, जितनी जातियां या जनजातियां बची हुई हैं, जो भी जीव बचे हुए हैं, उनके खत्म होने के बाद यहाँ पर धरती पर कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसीलिए निरंतरता क्या है, निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। तो जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपने इंट्रो लिया है आपने, ठीक है। वनस्पतियों में कैसे होता है, वनस्पतियों में किस तरीके से होता है मेरे भाई, बीज द्वारा हो सकता है, फूल द्वारा, फल द्वारा, तना, पत्ती, जड़, इन सभी के द्वारा जनन हो सकता है, ठीक है। जंतुओं में दो प्रकार के जनन होते हैं, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, ठीक है। एक कोशिकीय में साधारण विभाजन होता है और जनन का महत्व आपने समझ लिया। क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे भी निरंतरता बनाए रखनी है, इसीलिए प्रजनन बहुत जरूरी है। समझेंगे। देखिए, यहाँ पर डीएनए है, हमने इसको ब्लूप्रिंट क्यों कहा,
हमने कहा जीवन का ब्लूप्रिंट। अब इसको ब्लूप्रिंट ही क्यों कह रहे हैं, समझिएगा। जब हम कोई मकान बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जब हम ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो उससे यह पता चलता है कि हमें इसी तरीके से मकान मिलने वाला है। क्या समझा आपने? इसी तरीके से वो बनने वाला है। जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं किसी चीज का, पहले का जो बनाया हुआ नक्शा होता है उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, शरीर का अभिकल्प, अभिकल्प क्या होता है? डिजाइन। ठीक है, शरीर का डिजाइन समान होने के लिए उसका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। क्या कह रहा है कि समान होने के लिए, उसका जो शरीर है उसका डिजाइन समान होने के लिए उसका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। और जनन की मूल घटना डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है या अम्ल कहा जाता है, की प्रतिलिपि या कॉपी बनाना है। क्या कहा? समझिएगा, जनन की मूल घटना, जो जनन या प्रजनन होता है उसकी मूल घटना डीएनए की प्रतिलिपि, डीएनए की कॉपी होती है। बात समझ में आ रही है? डीएनए की कॉपी होती है। इसको याद रखिएगा, डीएनए का जो फुल फॉर्म है, यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म है, उसे जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जाता है, शुद्ध रूप से पूछा जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहां पर है, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों के डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। जो डीएनए हमारा होता है उसमें पिछले वाले जो हमारे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पिता हैं, उनके 2 हाथ 2 पैर और 2 आंखें हैं, तो मेरी भी तो 2 हाथ 2 पैर और 2 ही आंखें हैं। तो उनके जो डीएनए में था वही मेरे डीएनए में है। ठीक है, तो उनका जो, वो समझ लीजिए कि उनका जो ब्लूप्रिंट है वो उन्हीं का मैं परिणाम हूं। ठीक है मेरे भाई, उन्हीं का मैं परिणाम हूं। तो उसी तरीके से हर एक जीव बना होता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपने माता और पिता के डीएनए या ब्लूप्रिंट के परिणाम हैं। ठीक है मेरे भाई, समझते हैं आगे। और उनमें जो संदेश निहित होता है, संदेश यही निहित होता है मेरे भाई, देखिए कि इसमें जो है मेरे 5 उंगलियां हैं, आगे वाले में 5 होने चाहिए। अगर शुद्ध डीएनए है तो किसी के 6 उंगली हो जाती है, तो उसमें जो है वो डीएनए का फर्क हो जाता है, कुछ कमी या अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब डीएनए सही होगा तो शुद्ध और सेम तरीके से बनेगा, जो संतान होगा वो सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, समझिएगा, यह संदेश जनक से संतति, ठीक है, संतति पीढ़ी में जाता है। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यह देख सकते हैं केंद्रक है और यह गुणसूत्र है मेरे भाई। मानव में 46 गुणसूत्र होता है, या कहें तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होता है। ठीक है, यह डीएनए की संरचना है, यह आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्या है देखिए, अलैंगिक जनन क्या है। देखिए भाई, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जीव जनन या प्रजनन करता है। देखिए, मैं बार बार जनन प्रजनन बोल रहा हूं, एक बार समझ लीजिए। प्रजनन, ठीक है, प्रजनन या जनन,
प्रजनन या जनन दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। द्विविखंडन, मैंने क्या ये अलैंगिक जनन क्या है, एक बार और समझ लीजिए। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जीव भाग लेता है जनन प्रक्रिया में, एक ही जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, वही क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। समझिएगा, इसमें एक कोशिकीय की बात करेंगे पहले। एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय में क्या क्या होता है, द्विविखंडन होता है और बहुविखंडन होता है। जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है मेरे भाई। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें लेशमनिया, ठीक है, लेशमनिया है, यह भी एक कोशिकीय जीव है। और प्लाज्मोडियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव जो है उसमें क्या क्या होता है, देखिए, विखंडन, द्विविखंडन होगा और बहुखंडन होगा। समझिए, कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। ये जो अमीबा है या एक कोशिकीय जीव है, वह क्या होता है, कोशिका विभाजन द्वारा, इसमें जो कोशिका है उसके विभाजन हो जाता है और ये क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बंट जाते हैं। उसके बाद अमीबा किसी भी तल से विभाजन कर सकता है। अमीबा जो होता है वो किसी भी तल से विभाजन कर सकता है। और लेशमोनिया जो होता है, ये काला जार रोगाणु है, एक निश्चित तल से। ये देखिए, अमीबा किसी भी तल से कर सकता है, लेकिन लेशमनिया जो होता है वो एक ही निश्चित तल से करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब बहुखंडन में क्या है, इसमें दो ही बनेगा, इसमें जो है द्विविखंडन में दो ही बनता है, जबकि बहुखंडन में क्या होता है, एक ही जीव है। देखिए यहां पर एक ही जीव है, वह जो है कई जीवों में बढ़ जाता है, एक से अधिक, दो नहीं, 2 3 4 5 कई भागों में बढ़ जाता है, यहां देख सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, आगे समझेंगे। अलैंगिक जनन के अन्य प्रकार आपने यहां पर देख लिया। यहां पर आपने क्या देखा, एक कोशिकीय में था। ठीक है, और इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, खंडन और मुकुलन। इसमें देखिए, आपने द्विखंडन और बहुखंडन समझ लिया। इसके बाद देखिए क्या है, खंडन है और मुकुलन है। तो खंडन में क्या है, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में, ये जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें होता है। जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। जो जीव होते हैं वो परिपक्व होकर के, विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, नए जीव में विकसित हो जाता है। इसके बाद जिसमें देखिए क्या है, स्पाइरोगाइरा, वो एक जीव है। ठीक है, यह एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें इसके जीव विकसित होकर के क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर खंडित हो जाते हैं और नए जीव का विकास करते हैं। इसके बाद मुकुलन क्या होता है, मुकुलन पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, मुकुलन में क्या होता है, पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का, किसका, कोशिकाओं का उपयोग होता है। शरीर पर एक उभार, जैसे यहां पर देखिए शरीर पर इसके एक उभार आया है, शरीर पर इसके एक उभार विकसित होता है जो नए जीव में बदल जाता है। ये जो यहाँ पर इसका शरीर पर उभार आया है, ये क्या होता है, टूट करके ये टूट जाता है और एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है और तब क्या होता है, अपने जनक यानी इसके जो पिता हैं या माता हैं, जो भी हैं, उससे अलग हो जाता है।
ठीक है। उदाहरण में क्या है, हाइड्रा है और ईस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रा है मेरे भाई, ये जनक है और यहाँ से इसके शरीर में उभार आता है। उभार आने के बाद इसे जो उभार आता है उसे क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और जो मेन पौधा होता है उसे क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है, और जो बनता है, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, जीव, नया जीव कहते हैं। ठीक है, नया जीव। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आपने क्या क्या देखा, द्विखंडन देखा, बहुखंडन देखा, खंडन देखा और मुकुलन देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या समझेंगे इसमें, पुनर्जनन। पुनर्जनन को एक और नाम से जानते हैं जिसे पुनरुद्भवन भी कहते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन भी कहते हैं। इसके बाद समझिए पूर्ण रूपेण। ठीक है, पूर्ण रूपेण क्या है, विभेदित जीवों में अपने कायिक, यहाँ पर कायिक है, कायिक भाग से नए जीव में, ठीक है, निर्माण की क्षमता। क्या है, पुनरुद्भवन क्या है कि एक ही जीव है, एक ही जीव है, उससे, कायिक माने होता है कटना। ठीक है, कायिक माने क्या होता है, कटना। अब कटे हुए भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। एक ही जीव है, उसके किसी कोई भी अंग कट जाता है, वह अंग जो है पूरी तरह पहले वाले जीव के समान हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं। इसमें क्या है, यदि जीव किसी कारणवश छत विक्षत, ठीक है, क्या है, छत विक्षत हो जाए या टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा, नए जीव बना लेगा। जैसे देखिए यह एक ही जीव था, ये जो है ये एक ही जीव था, ये 2 टुकड़ों में टूट गया, 3 टुकड़ों में। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जीव अपने को पूरी तरह पहले वाले जीव के समान बना ले रहा है, यह भी उसी तरीके से और यह भी वही तरीका है। ठीक है, ये क्या है, फ्लेनरिया है। ठीक है, उदाहरण में याद रख सकते हैं फ्लेनरिया। तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि, ठीक है, यहां पर वृद्धि है, कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रा और फ्लेनरिया। हाइड्रा में भी यही प्रक्रिया होती है और फ्लेनरिया में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जो नोट करके आप लिख सकते हैं, पुनर्जनन जनन के समान नहीं है। पुनर्जनन क्या है, जनन के समान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इसे जनन नहीं माना जाता है। ठीक है, इसे क्या है, यह जनन के समान नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। ठीक है, पौधों में, अभी आपने जीवों में देखा था, अब पौधों में देखते हैं। कायिक प्रवर्धन, पौधों के कुछ भाग, जड़, तना, पत्तियां नए पौधे उत्पन्न करती हैं। जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें क्या होता है, किसी एक हिस्से से या जड़ से, तना से, पत्तियों से नए पौधे जब उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू, आलू का जो तना होता है उससे होता है। इसके बाद ब्रायोफिलम, ठीक है, इसके पत्तियों से होता है। तो इससे लाभ क्या होता है, बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। जो कायिक प्रवर्धन होता है, जो कायिक प्रवर्धन होता है उससे फायदा क्या होता है, बीज द्वारा लगाए गए पौधों की अपेक्षा जब हम बीज लगाएंगे तो वह पौधे अधिक समय लेंगे दोबारा फल देने में। ठीक है, फल देने में वह अधिक समय लेंगे।
बीज द्वारा जब हम लगाएंगे तब। अगर हम पत्तियां, जड़ या तने द्वारा लगाते हैं तो वह कुछ ही समय में फल देने लगते हैं। वही कह रहा है, इससे यही लाभ होता है। ठीक है। और बीज समासंचयन, ठीक है, क्या है, बीजाणु समासंचयन राइजोफस है और ब्रेड मोल्ड में होता है। देखिए राइजोफस जो होता है ब्रेड मोल्ड में होता है। बीजाणु धानी में विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। क्या हो रहा है, बीजाणु धानी में विशेष कोशिकाएं या बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वृद्धि करती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आप समझ गए होंगे, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंचयन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। जब नर और मादा दोनों मिलकर प्रजनन में भाग लेते हैं और जनन करते हैं, वही क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन की तुलना में क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जीव लगता है, तो इसमें अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो लैंगिक जनन होता है वो सेम टू सेम हो जाता है, उसका जो जीव होता है, उससे जो जीव बनता है वह सेम टू सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, अलैंगिक जनन में वह अपने से भिन्न हो जाता है। क्या होता है, अपने से भिन्न हो जाता है। ठीक है, दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, समाधान क्या है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनता है और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी और डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है। जो नर युग्मक होता है वो छोटा और गतिशील होता है। मादा युग्मक बड़ा, ठीक है, मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है और भोजन का भंडारण संचित करता है। क्या करता है, भोजन का भंडारण संचित करता है। आगे देखेंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसमें कौन सा पुरुष भाग है और कौन सा मादा भाग है। देखिए भाई, जो इधर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये स्त्री भाग है और जो इधर लिखा हुआ है ये नर भाग है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, देखिए, पुष्प के जनक भाग पुंकेसर, पुंकेसर क्या है, नर है, एवं स्त्री केसर क्या है, मादा है। तो इसके जनन भाग में दो ही तो आएंगे, एक पुरुष भाग आएगा, एक मादा भाग आएगा। इसके बाद एक लिंगी पुष्प, केवल पुंकेसर या स्त्री केसर जैसे पपीता और तरबूज, इसमें क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। और उभयलिंगी जिसमें दोनों होता है, दोनों उपस्थित, मतलब गुड़हल में और सरसों में दोनों एक साथ उपस्थित होता है। देखिए ये गुड़हल है, ठीक है, और इसमें ये जो भाग है ये कौन सा भाग है, ये नर भाग है। और यहाँ जो है ये वाला हिस्सा कौन सा भाग है, ये मादा भाग है। ठीक है, अभी दिखाते हैं। देखिए, और सरसों भी क्या है, उभयलिंगी है, दोनों होते हैं। लेकिन पपीता, तरबूज ये सभी में क्या होता है, एक लिंगी होते हैं। नर अलग होता है, मादा अलग होता है। लेकिन गुड़हल में क्या होता है, एक साथ दोनों होते हैं। ठीक है, समझिएगा। यहां पर क्या है, ये जो भाग है ये वर्तिकाग्र है, कौन सा, ये वाला। ठीक है मेरे भाई, ये वाला जो हिस्सा है
ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? वर्तिका है। और ये जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है? अंडाशय है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? स्त्री केसर। बात समझ में आ रही है? इन तीनों को, किसको किसको? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को मिलाकर हम स्त्री केसर कहते हैं। ये फूल का कौन सा भाग है? मादा भाग होता है। इसके बाद देखिए, ये जो पीला पीला दिख रहा है यहाँ पर, ये सभी क्या हैं? पुरुष भाग हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? पुरुष भाग हैं। और इसमें क्या हो, ये क्या है? पराग कोश हैं। और पराग कोश में ही क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ठीक है, जब अभी मैं परागण बताऊंगा तब बताऊंगा कि वो क्या काम करता है। तो ये क्या है? ये पराग कोश है और ये क्या है? तंतु है। ठीक है, ये तंतु है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम? पुंकेसर कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। एक सवाल आपसे है, फूल के किस भाग को देखकर हम उसके कलर का पता लगाते हैं? क्या कहा? फूल के किस भाग को देखकर हम उसके कलर का पता लगाते हैं? कैसे बताते हैं कि यह लाल फूल है या पीला है, सफेद है या काला है, कैसा है? मतलब कौन सा ऐसा भाग है जिससे हम देखकर बताते हैं कि यह काला, पीला, नीला जो भी है, ये इस कलर का फूल है। देखिए मेरे भाई, ये जो है पंखुड़ी जो होती है, ये दल, ठीक है, ये दल है। दल का मतलब क्या है? आंतरिक दल में आता है। और यह जो बाहर निकला हुआ है, हरा हरा होता है, जो क्या करता है? जब फूल कली रूप में होता है तो इससे ही कली की रक्षा की जाती है, फूल की रक्षा की जाती है। किससे? बाह्य दल से। ठीक है, बाह्य दल पुंज से उसकी रक्षा की जाती है। ये आप समझ गए होंगे। और हम एक और बता भी देते हैं कि जो इसकी पंखुड़ी होती है, जिसे पेटल भी कहते हैं, उसी को देखकर हम क्या करते हैं? फूल के रंग का पता लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे समझेंगे। ये सभी बातें वही लिखी हुई हैं जो यहाँ पर आपको समझाया गया। आगे समझेंगे परागण और निषेचन। देखिए परागण क्या होता है, देखिएगा। पराग कण से, जो ये पराग कोश है, पराग कोश से पराग कण, इसमें क्या होता है? पराग कोश में पराग कण भरे होते हैं। तो पराग कण कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या है? पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहा मैंने? पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। इसमें क्या है? पराग कणों का पुंकेसर से, देखिए पुंकेसर क्या है? वही जो मैंने कहा पराग कोश है, वही पराग कोश पुंकेसर है। ये पूरे को पुंकेसर बोलते हैं ना। ये जो तंतु है, इसमें तंतु और पराग कोश, ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, पुंकेसर बोलते हैं। अब पुंकेसर से ही जो पराग कण इसमें भरे होते हैं छोटे छोटे, उनका क्या होता है? वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और परागण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। ठीक है, अच्छा, स्वपरागण क्या होता है? एक ही फूल है, ठीक है, क्या है? एक ही फूल है, उसी के देखिए
ये एक फूल है, इसके जब इसी के परागकोश से परागकण निकलकर इसी के वर्तिका पर पहुंचता है तो इसे कहते हैं स्वपरागण। जब स्वयं फूल का जो नर और मादा भाग है, नर भाग का जो परागकण है वह वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं स्वपरागण। लेकिन यहाँ पर एक फूल है और यहाँ पर दूसरा फूल है और उसका वह फूल का कण इस फूल पर जब आकर वर्तिकाग्र पर रुकता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण। परपरागण कैसे हो सकता है? हवा द्वारा। देखिए, हवा द्वारा हो सकता है या कृत्रिम तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम तरीके से किया जा सकता है या फिर पक्षी द्वारा हो सकता है। ठीक है, पक्षियों द्वारा या भौरे द्वारा। जैसे मान लीजिए भौरा जाके बैठा एक फूल पे और वहाँ पे सुगंध ले रहा है, वहाँ से उड़ के दूसरे पौधे पर बैठता है तो क्या होता है? उसके पैरों में जो कण चिपके होते हैं वो जाकर वर्तिका पर बैठ जाता है और जब वहाँ बैठता है तो क्या होता है? परागण की क्रिया पूर्ण होती है। तो परपरागण और स्वपरागण आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए दूसरे पुष्प पर वायु जल प्राणी द्वारा क्या होता है? जब परागकण जाकर पहुंचता है वर्तिकाग्र पर तो उसे ही क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। देखिए, ये वर्तिका है, ये जो हिस्सा है ये वर्तिका है और परागकण जो है यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। कहीं से भी आए, अगर उसी फूल से आता है तो हम कहेंगे स्वपरागण, अगर दूसरे फूल से आता है तो उसे हम कहेंगे परपरागण। ठीक है, देखिए निषेचन क्या है? परागण तो आपने समझ लिया, निषेचन क्या है? परागण की क्रिया पूर्ण होने के बाद, किसकी क्रिया पूर्ण होने के बाद? परागण की क्रिया पूर्ण होने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। परागण से एक परागकण नली विकसित होती है। जो ये परागण है इसके बाद यहाँ से एक नली विकसित होती है। ठीक है, जो बीजांड, ये क्या है? बीजांड है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है? बीजांड है। तो बीजांड तक पहुंचती है। नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन होता है जिसे युग्मनज कहते हैं। जो ये कण है यहाँ से जाएगा और यहाँ अंडाशय में पहुंचेगा जो कि एक मादा युग्मक है और मादा युग्मक नर युग्मक से जब मिलेगा तो क्या होगा? युग्मनज बनाएगा और निषेचन की क्रिया पूरी होगी। यहाँ तक पहुँचना परागण और यहाँ से अंडाशय में मिलना, अंडाशय में नर भाग का और मादा भाग का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है, मानव में लैंगिक जनन या यौन आरंभ ये सब कोई जानता है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने कहा था कि छोटी छोटी बातें बताना उचित होता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, किशोरावस्था। ठीक है, जनन ऊतक क्या है? जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ होते हैं। लड़कों और लड़कियों में समान परिवर्तन देखेंगे क्या क्या? काख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल कुछ। ठीक है, जो जनन अंग होता है वहां और जांघों के बीच। ठीक है, जनन अंग जांघों के बीच, फिर से देखिए काख जो होता है, काख और जनन अंगों के बीच। ठीक है, जनन अंगों जो काख और जांघों के बीच। ठीक है, जांघों के बीच जननांगी क्षेत्रों में
क्या होते हैं, जननांगी क्षेत्रों में बाल गुच्छ होते हैं। ठीक है, बाल आते हैं। त्वचा का तैलीय होना, मुहासे निकलना, ये लड़कों और लड़कियों में समान होता है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों में यह समान होता है जब वे किशोरावस्था में जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब लड़कियों और लड़कों में कुछ परिवर्तन भी होंगे। जैसे लड़कियों में क्या है, स्तन का आकार में वृद्धि, जो स्तन के आकार में क्या होता है, वृद्धि होता है। और रजोधर्म का प्रारंभ होता है। ठीक है, रजोधर्म का प्रारंभ होता है। इसके बाद लड़कों में क्या होता है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का फटना। जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज जो है वो पतली होती है। ठीक है, पतली, उनकी आवाज जो है वो पतली हो जाती है और उनमें क्या होता है, स्तन में वृद्धि होती है, रजोधर्म प्रारंभ होता है। और लड़कों में वही दाढ़ी मूछे आ जाना। ठीक है, दाढ़ी मूछे आ जाना और आवाज का फटना। लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है और लड़कों की आवाज बहुत मोटी और फटने लगती है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य परिवर्तन देखे जाते हैं किशोरावस्था में पहुंचती हैं। ठीक है,